बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी वीडियो का उन्वान है लिपिड डिसऑर्डर या कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर, यानी वो अमराज़ या वो मसाइल जो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के बायस पैदा होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एथीरोमा या वो गुठली जो हमारी खून की शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती के बायस पैदा होती है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एथीरोमा दरअसल हमारी खून की शरीयानों में पैदा होने वाली एक ऐसी गुठली होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के हमारे शरीयानों में जमा होने के बायस पैदा होती है। जब यह गुठली हमारी शरीयानों में पैदा होती है तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में खून का बहाव कम हो जाता है या उन शरीयानों में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ऑक्सीजन की सप्लाई पैदा होती है, जिससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ये गुठली मेडिकल टर्म में एथीरोमा कहलाती है। ये एथीरोमा आम तौर पर दिल, दिमाग या टांगों की शरीयानों में बनती है। इसके अलावा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर दिल, दिमाग और टांगों की शरीयानों में ये एथीरोमा या गुठली पैदा हो सकती है। अगर ये गुठली हमारी दिल की शरीयानों में बने तो दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से अंजाइना हो सकता है। यानी और अगर खून का बहाव मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, यानी ये गुठली, ये एथीरोमा दिल की शरीयानों को मुकम्मल तौर पे बंद कर दे, तो मरीज़ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। ये गुठली अगर हमारे दिमाग की शरीयानों में बने तो मरीज़ फालिज का शिकार होता है, और अगर यही गुठली हमारी टांगों की शरीयानों में पैदा हो जाए तो मरीज़ को PVD पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की शरीयानों में ये गुठली बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर दिल, दिमाग और टांगों की शरीयानों में ये गुठली पैदा होती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार जिस्म में एक हद से ज़्यादा हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल खून की शरीयानों में जमा होना शुरू हो जाता है और ये गुठली या एथीरोमा पैदा करता है, और इससे पैदा होने वाली दिल के अमराज को एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। अब हम आते हैं लिपिड हाइपोथेसिस की तरफ या कोलेस्ट्रॉल थ्योरी की तरफ। कोलेस्ट्रॉल थ्योरी या कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार एक ख़ास हद तक बढ़ जाए तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ पैदा करती है या दिल, दिमाग या टांगों की शरीयानों में गुठली या एथीरोमा पैदा करती है। और कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार कम होने से या कम करने से ये गुठली पैदा नहीं होती, और अगर ये गुठली बन जाए तो इसका साइज़ कम हो जाता है, यानी एथीरोमा रिग्रेशन भी हो सकता है। तो इस हाइपोथेसिस या इस थ्योरी को कोलेस्ट्रॉल या लिपिड हाइपोथेसिस। अब हम आते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल का इलाज किस तरह करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के इलाज को हम दो हिस्सों या दो कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन उन अफराद में की जाती है जिनको पहले से मौजूद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होती, यानी उनकी खून की शरीयानों में एथीरोमा या कोलेस्ट्रॉल की गुठली नहीं बनती। ऐसे अफराद को इन बीमारियों से या एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन उन मरीज़ों में या उन अफराद में की जाती है जो कि ऑलरेडी पहले से एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ का शिकार हों। अब हम तफसील में जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन के। प्राइमरी प्रिवेंशन वो दरमियानी उम्र के अफराद जो पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार है, यानी उनका LDL कोलेस्ट्रॉल 190 से ज़्यादा है, या फिर वो शुगर का शिकार हैं, या फिर उनको हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसे अफराद में कोलेस्ट्रॉल के इलाज को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो अफराद जो कि पहले से
एथरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ का शिकार है, यानी ऐसे अफराद जिनकी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल की गुठली बन चुकी है और वो अंजाइना का शिकार हैं, या उनको हार्ट अटैक हो चुका है, या वो स्ट्रोक यानी फालिज से मुतासर हो चुके हैं, या उनकी टांगों में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है। तो ऐसे अफराद में कोलेस्ट्रॉल का इलाज सेकेंडरी प्रिवेंशन के तरीके से किया जाता है। इन अफराद में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को प्राइमरी प्रिवेंशन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम रखने की ज़रूरत होती है। हम अपनी अगली वीडियो में इस इलाज पर तफसीली बात करेंगे। अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग पर, यानी वो किन अफराद में हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए है या किन अफराद में हमें कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इसके बारे में मुख्तलिफ़ गाइडलाइंस हैं, लेकिन पहले जो गाइडलाइन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता था उसमें वो आम दरमियानी उम्र के अफराद का कोलेस्ट्रॉल चेक करना ज़रूरी था, और वो अफराद जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है उनमें भी कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूरी किया जाता था। लेकिन अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने इस गाइडलाइन में थोड़ी सी तब्दीली की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कार्डियोलॉजी कॉलेज की नई गाइडलाइन के मुताबिक वो अफराद जो कि 20 साल इस उम्र से ज़ायद हैं, उनको शुगर ब्लड प्रेशर है, या वो तंबाकू नोशी करते हैं, या फिर वो मोटापे का शिकार है, यानी उनका BMI 25 से ज़्यादा है, या उन अफराद की फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में प्री मेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ हैं, यानी उन अफराद के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बहुत कम उम्र में एथरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ का शिकार हुए हैं। तो ऐसे 20 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग लाजमी है। इसके अलावा वो अफराद जो कि इन तमाम मसाइल के शिकार नहीं हैं, लेकिन उनकी उम्र 35 साल या उससे ज़ायद है, तो उनमें भी कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना ज़रूरी है। इसमें एक अहम बात कि कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमें कितने अरसे के बाद रिपीट करना चाहिए। आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमें 5 साल के बाद रिपीट करना चाहिए, लेकिन वो अफराद जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों का रिस्क आम लोगों से ज़्यादा हो, तो ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग हमें जल्द कर लेनी चाहिए। वो मरीज़ जिनमें LDL लेवल 190 या उससे ज़ायद है, ऐसे तमाम अफराद को कोलेस्ट्रॉल का इलाज या कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात लाजमी देनी चाहिए, अगर उनको शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं। दीगर अफराद में कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात इस्तेमाल करना या कोलेस्ट्रॉल का इलाज के लिए एक रिस्क कैलकुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको 10-year कार्डियोवैस्कुलर एस्टिमेटर कैलकुलेटर कहते हैं। डिफरेंट कैलकुलेटर या डिफरेंट एस्टिमेटर आपको नेट पे मिल जाएंगे, जिससे हम अपना 10-year कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अगले 10 साल में दिल की बीमारी होने का या एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का कितना चांस है। तो इसमें सबसे आम या सबसे मशहूर कैलकुलेटर या सबसे मशहूर एस्टिमेटर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एस्टिमेटर है। हम नेट पे जाकर बासानी इस कैलकुलेटर से अपने कार्डियोवैस्कुलर 10-year कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके मुताबिक हम कोलेस्ट्रॉल का इलाज ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस और कोलेस्ट्रॉल के इलाज की बुनियादी शराइत बताई हैं। इंशाल्लाह अगली 2 वीडियोस में हम आपको कोलेस्ट्रॉल का इलाज और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बचाव के तरीके बताएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोलेस्ट्रॉल और उससे पैदा होने वाले मसाइल के बारे में काफ़ी हद तक आगाही हासिल हुई होगी। इंशाल्लाह हमारी अगली 2 वीडियोस में हम मज़ीद इस बारे में डिस्कस करेंगे। आपको किसी किस्म का सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।